अच्छा बेटा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है तो मैंने सोचा कि जो डिफरेंट है और डिफिकल्ट है पहले उसको कर लेते हैं, फिर अगर हमारे पास टाइम बचेगा आज के सेशन में तो हम उसको भी कर लेंगे। अगर पीछे वालों को आवाज़ नहीं तो आगे आगे बैठ। नहीं इतनी गर्मी नहीं चाहिए। एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, आयनिक बॉन्डिंग, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स, जाइंट, मेटालिक, ये 4-5 टॉपिक कंबाइन होते हैं ना तो आपका एक कंप्लीट टॉपिक बनता है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर टू बॉन्डिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्योंकि कहा था पहले एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे तो आई थॉट कि आप लोगों ने रिकॉल किया होगा फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। कुछ पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स वैसे ही हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब करना तो आप सबको आता है कि सेंटर पॉजिटिव है और उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है। स्टेट द रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो भी आप सब कर सकते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज 1 पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज 0। रिलेटिव मासेस आर फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1/1840। 1840 और 1836 बोथ कैन बी टेकन न्यू कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नेग्लिजिबल, तो वो वैल्यू नहीं लिखता। और इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम रिलेटिव मास है और वो कितना है बेटा। तो बेसिकली अगर आपके न्यूक्लियस में दोनों पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल कनेक्टेड है यानी गैदर्ड है, तो जितना भी मास होगा ना आपके एटम का वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड होगा सेंटर में, यानी आपका जो न्यूक्लियस है। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई वेट ही नहीं है, तो वेट और जिस ऑब्जेक्ट का बचा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कलेक्टेड कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब जो सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट है तुम्हारे स्ट्रक्चर का वो न्यूक्लियस है। डिफाइन प्रोटॉन नंबर आप कर सकते हैं, मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, क्वाइट इजी। 5 determine the electronic configuration of elements and their ions with proton number 1 to 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर से या यूं कह लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जा सकती है, राइट। हमारे पास जो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कहाँ तक जाती है, 2, 8, 8 एंड 2, लास्ट फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, वो जो उसने यहाँ पे लिखा है ना कि एटॉमिक नंबर 20 तक हमें जाना है, तो एटॉमिक नंबर 20 आपके पास सीरीज में कौन है, कैल्शियम। और जो एटॉमिक नंबर 1 है वो कौन है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, रिस्पेक्टिव आयंस की कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा हो तो क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम 20 है और इसका चार्ज है 2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की जाएगी। 3 ऑप्शंस हैं, 20, 19, 18 एंड 17। 18। तो आपने इस 2 को इस तरह काउंट किया होगा कि आपने टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने डोनेट कर दिए वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 18 इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैल्शियम इज बेसिकली हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप जो भी 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वही बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नेगेटिव आयंस की भी होगी, आई होप आप लोग कर लोगे। 6 में देखो 8 ग्रुप 8 नोबल गैसेस फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमें पता है, बैलेंस शेल कंप्लीट होता है। अच्छा, जस्ट फॉर द हीलियम इट फॉलोज डुप्लेट रूल, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स फॉलो ऑक्टेट रूल। बी द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द ग्रुप नंबर, ये आता है हमें, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। और बिल्कुल उसके बाद वाला पॉइंट अबाउट पीरियोडिक टेबल कि जितने नंबर ऑफ शेल्स उसके पास होते हैं स्ट्रक्चर में उतना ही उसका पीरियड नंबर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है ना 2, 8, 1,
और मुझे कहा जाता है कौन सी रॉ या कौन से पीरियड नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, तो मेरे पास आंसर क्या है 3, और उस थर्ड रॉ में यानी थर्ड पीरियड में कौन से ग्रुप में रिफ्लेक्ट होगा 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इंडिकेट्स द ग्रुप नंबर, और टोटल नंबर ऑफ सेल रिफ्लेक्ट्स द पीरियड नंबर। अच्छा, आइसोटोप्स मेरे ख्याल से सबको आता है ना, रिकॉल किया हुआ। आइसोटोप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 एक दफा देख लें। State that isotopes of the same element have same chemical properties because they have the same number of electrons and therefore the same electronic configuration. Make sense? Yes. हमने हमेशा ये बात पढ़ी है कि 3 पार्टिकल्स है, तीनों की अपनी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस, प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर identity identification of element, because if you talk about the isotopes we change the number of neutrons, लेकिन प्रोटॉन क्या रहता है same, so as long as we have the same number of protons we have the same elements। ऐसे ही है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्टिविटी है, किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। प्लस ये लास्ट में जब न्यूट्रॉन के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइसोटोप। सो इफ यू आर चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन की चेंज करने से आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज कर दिए तो अब वो उसी एलिमेंट का एक और आइसोटोप बन जाएगा। अच्छा, टेक्निकली हमने अभी स्टार्ट में एक बात डिस्कस की थी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे कलेक्टेड है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस द हेवीएस्ट कंपोनेंट, सो टेक्निकली इफ यू आर चेंजिंग एनी सॉर्ट ऑफ नंबर दैट बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस इट आल्सो चेंजेस द मास। तो जो प्रॉपर्टी मास से रिलेटेड होगी वो भी चेंज होगी, और जो मास से रिलेटेड नहीं है वो चेंज नहीं होगी। अब बताएं मास से क्या डेंसिटी रिलेटेड है, तो डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। इसीलिए वो आपसे कह रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जब भी आप आइसोटोप्स की बात करेंगे तो चाहे आपके पास आइसोटोप एक ही एलिमेंट की क्यों ना हो, एक हैवी हो सकता है एक लाइटर हो सकता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे वो हैवी होगा, जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे बेटा वो लाइटर होगा। अच्छा, fourth is calculate the relative atomic mass of an element from the relative mass and abundance of the isotope। अब टेक्निकली हमने एक एग्जांपल की थी अपने टाइम पर जब हमने टॉपिक स्टडी किया था ग्रेड 9 में कि परसेंटेजेस गिवन थी आइसोटोप्स की, और हमने उससे एक कैलकुलेशन की थी फॉर क्लोरीन। अगर आपको याद हो कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37। 35 की परसेंटेज होती है 75 और 37 की परसेंटेज होती है 25, और फिर हमने उसको कैलकुलेट किया था। तो उसको एक दफ़ा देख लेंगे क्योंकि उसके डिफरेंट क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में, एंड दिस शुड बी द फर्स्ट टाइम, पहले नहीं आपको मिलेंगे। अब जो मैं बात आपसे कह रहा था कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइसोटोप्स हैं गेरी, बेटे relative abundance और percentage abundance tells a percentage in which an isotope of an element exists। यानी ऐसा हो सकता है ना कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन में मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो 100 आउट ऑफ 100 सेम मासेस के नहीं हो सकते उसके, क्योंकि आइसोटोपिक मिक्सचर होता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ का मास डिफरेंट होगा बाकियों से। हम ये देखते हैं कि वो जो परसेंटेज जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं वो कहलाती है परसेंटेज अबंडेंस, लाइक वो किस परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं आउट ऑफ 100। तो मैंने इसकी एग्जांपल इस तरह सेट की कि क्लोरीन 35-75% है। फॉर एग्जांपल कि मैंने 100 एटम्स लिए हैं क्लोरीन के, सो आउट ऑफ दोस 100 जो 75 एटम्स होंगे उनका वेट कितना होगा 35, और जो 25 एटम्स होंगे उनका वेट कितना होगा 37। सो अब टेक्निकली मासेस कंबाइन हो रहे हैं, 35 वाले एटम 75% है, उनके मासेस को ऐड करूंगा 25% जो 37 वाले हैं, ठीक है। और मैं ऐड किस तरह से कर रहा हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने। अच्छा ये बताएं ये सिंबल क्या कहलाता है, मतलब क्या है इसका, सम ऑफ, जितनी वैल्यूज है सबका सम करना है, लेकिन हर दफा आपने जो परफॉर्म करना है वो क्या है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अबंडेंस, एंड यू कीप ऑन एडिंग जब तक कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, सो फर्स्ट आइसोटोप प्लस सेकंड आइसोटोप प्लस थर्ड आइसोटोप,
किसी एलिमेंट के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं, तो फर्स्ट आइसोटोप प्लस सेकंड आइसोटोप। अब आप देखें Cl के 2 आइसोटोप्स हमारे पास है 35 एंड 37 परसेंटेज से मैंने उनके मासेस को मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया और डिवाइड पे 100 करवा दिया, आंसर क्या आ गया 35। बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना। आपको यूजुअली पता होता है कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कौन कौन से, उनके मासेस क्या हैं और प्लस उनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस क्या हैं। अगर इसमें से एक पॉइंट भी आपके लिए मिस कर दिया जाए ना तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग रफली इस चीज को अपने पास कैलकुलेट कर लें जरा। बोरॉन, एक बोरॉन का मास आपके पास है 19.9, सॉरी परसेंटेज अबंडेंस है 19.9 और सेकंड बोरॉन की परसेंटेज अबंडेंस है 80.1। फॉर्मूला कॉपी करिए आप। कैलकुलेट तो करना है। याद है, कैलकुलेट तो कर लोगे ना, कॉपी डन, मारिए डन। अच्छा ये आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। आपने इसकी कैलकुलेशन की ऐसे ही है ना, 10 टाइम्स 19.9 प्लस 11 टाइम्स 80.1, इसको सॉल्व किया 10.8 आपका आंसर आ गया। ये भी सॉल्व करें कॉपर। आप सबने कैलकुलेट किया है, कॉपर का मास आ रहा होगा 63 पॉइंट समथिंग, आ गया। अच्छा उस आंसर को तो लॉक करते हैं, वो तो बहुत इजी है, जो आपने पहले 2 दफा कैलकुलेशन किया उसके जैसे ही है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन बोरॉन दोनों की कैलकुलेशन जैसे ही कॉपर। गैलियम जो है ना उसके बारे में डेटा ये गिवन है कि इट बेयर्स 2 आइसोटोप्स। एक आइसोटोप का मास होता है 69, सेकंड आइसोटोप का मास होता है 71, उसके अलावा उसको कोई आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा परसेंटेजेस का मैक्सिमम क्या हो सकता है 100% से ऊपर कोई रिजल्ट होता है नहीं। तो इसका मतलब तुम कितना भी सैंपल ले लो, देयर शुड बी अ परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप एडेड विद द सेकंड वन टू गिव यू 100%। दैट मींस इफ हाँ अगर ये वाली परसेंटेज तुम्हें नहीं गिवन और तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगा, टोटल इज 100 माइनस फर्स्ट आइसोटोपिक परसेंटेज गेट्स यू द सेकंड आइसोटोपिक परसेंटेज। गैलियम का बेटा गैलियम कैलकुलेट करें। एक काम करते हैं। अच्छा बेटा अब अगली बात जो है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत गौर से सुन लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशन के रिजल्ट में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस मिलते हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी योर आंसर, यानी उसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इट कैन बी 0.981, इट कैन बी 9.81, इट कैन बी 7.82, इसमें 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। इट कैन बी 98.1, इट कैन बी 98.6, 22.4। 3 सिग्निफिकेंट से आप कम नहीं करोगे इफ इट इज नॉट मेंशन। उसके अलावा
बताया जाएगा। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट आपका आंसर होना चाहिए, अगर कुछ मेंशन नहीं है, अदरवाइज वो खुद बता देगा कि कितने सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है, तो आपने खुद राउंडिंग ऑफ करनी है। आपका ये आंसर आ रहा था? अच्छा अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन इफ इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज 10.8, इट्स अदर वे राउंड। पहले उसने आपको परसेंटेज अबंडेंस दी थी आइसोटोप्स की और आपसे कहा था कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वो आपसे ये कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन दो आइसोटोप्स की रिलेटिव परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है, वो किस परसेंटेज में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा जरा सुन लें। टोटल कितने आइसोटोप्स हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं पता तो सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10.8 दोनों का अप्रोक्सीमेट वेट है, दोनों का एवरेज वेट है। अगर ये 3 होते तो वो 3 का एवरेज वेट होता, और अगर वो 4 होते तो ये 4 का एवरेज वेट होता। तो जब तक नंबर ऑफ आइसोटोप्स नहीं पता होंगे तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसका पता होना जरूरी है, और प्लस ग्रीन से एक और चीज भी हाईलाइटेड है 10.8। अच्छा टेक्निकली अगर ये चीज पेपर में ना गिवन हो, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन, दैट्स इट, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो रिलेटिव मास होंगे ना, आप वो वाली वैल्यू यूज कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेना। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ये दो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा अब आप देखिए मैंने किया क्या है, क्या मुझे पहले आइसोटोप की परसेंटेज पता है और सेकंड आइसोटोप की नहीं? डेफिनेटली आई शुड स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एक्स, तो मुझे एज्यूम तो करना पड़ेगा ना एक्स कितना है। अब मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज है वो कितनी है बेटा, x, तो सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज कितनी होगी 100 माइनस एक्स, बिकॉज क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कितना जाएगा 100। तो फर्स्ट अगर x है तो सेकंड वाले में 100 में से x को माइनस करेंगे तो जो बचेगी वो उसकी परसेंटेज होगी। आपने वैल्यूज बना ली, वैल्यूज बनाने के बाद सिंपली आपने इनको फॉर्मूला में पुट अप करना है जैसे आपने पहले किया था। छोड़ दें 10, क्या 10 और 11 देखें, दो आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप की जो डिटेल वो बताएगा उसमें 10 और 11 इंक्लूडेड है ना। अगर वो मुझे कहता है टू आइसोटोप्स, हो सकता है पहले 10 और दूसरा 12 हो सकता है पहले 10 दूसरा 15 16 हो, मुझे क्या पता है। तो 10 और 11 वो तुम्हें बता देगा, वो क्वेश्चन में इंक्लूड कर देगा B10 एंड B11। ठीक है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा। अच्छा एक और बात, अगर वो आपसे कहता है इट कंटेन्स टू आइसोटोप्स विद AR, बता दिया, लेकिन टू आइसोटोप्स की डिटेल नहीं बताई, जैसे मैंने लिखा है B10 एंड B11, तो भी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, अगर वो आपसे कह रहे हैं ना B10 और B11, तो आपने परसेंटेज को मल्टीप्लाई किससे करवाना होता है, मासेस से। मासेस अगर नहीं पता होंगे आइसोटोप्स के तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, देख लेना, ये बात वो वहीं खुद ही मेंशन करेगा, आपको नहीं मेंशन करना, आप इसको सर्च कर सकते हो। अब जैसे पोटासियम का AR आप कैलकुलेट करते हैं, पोटासियम का AR कितने आइसोटोप्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वो प्रॉब्लम, चलो मैंने बता दिया 3, लेकिन अगर मैं ये ना बताऊं कि उनके डिफरेंट मासेस क्या हैं तो फिर भी आप उसकी AR कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, वो बताएगा। तो B10 एंड B11 एक की परसेंटेज हमने कितनी ली बेटा x, और दूसरी जो रिमेनिंग होगी वो क्या होगी 100 माइनस एक्स। अब देखिए आपने इसको सिंपल फॉर्मूला में लिख दिया है, बोर्ड पे देख लें। पहले हमने लेफ्ट साइड पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है AR ऑफ एलिमेंट, उसकी जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है, क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है बेटा। इसके बाद राइट साइड पे देखो, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस फॉर टू आइसोटोप्स। पहले आइसोटोप के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनती है 10 टाइम्स x, 10 मास मल्टीप्लाई परसेंटेज इज x, प्लस 11 टाइम्स परसेंटेज ऑफ द सेकंड वन इज 100 माइनस x। मैंने फॉर्मूला बना दिया, आप सबको क्लियर है फॉर्मूला कैसे बने। अब आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसके लिए सब्जेक्ट बनाना है x को। तो जब आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आपके सामने पूरा हुआ है, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x विल बी इक्वल टू 20%। 10 मल्टीप्लाई बाय, देखो जिसका मास 10 है
जिसका मास 10 है उसकी परसेंटेज तुमने क्या एज्यूम किया, तो इसका मतलब 10 टाइम्स x इज द टोटल मास ऑफ दिस, और बराबर में 11 लिखा हुआ है, 11 वाले का टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, 11 टाइम्स द परसेंटेज दैट इज 100 माइनस x। तो तुमने 11 अगर तुम चाहती रिवर्स कर दो मसला नहीं है, तुम इसको ले लो 100 माइनस x, इसको ले लो x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अच्छा अब ये बताएं कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है इसमें एरर था, आंसर क्या आ रहा है 20% आ रहा है, दिखा दो ना भाई कैलकुलेशन समझ लो पहले बेटे, 20% आ गया आंसर, 20% आंसर x के लिए है या 100 माइनस x के लिए, x के लिए। x कौन था जिसकी परसेंटेज क्या थी, B10 की टोटल परसेंटेज कितनी आ गई 20, और 11 वाले की परसेंटेज कितनी आ गई, ठीक है। तो आपके पास एक आइसोटोप की परसेंटेज आएगी तो 100 माइनस x करके दूसरी कैलकुलेशन कर सकता है। ये ले करके देखिए, कर लेना। बेटा अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली जो हो सकता है, atomic mass of rubidium is 85.5 which is an average mass of its isotopic mixture of two isotopes rubidium 85 and rubidium 87, find the percentage abundance of its isotopes। सॉल्व करें इसको, यही है दोनों आंसर यही है। अच्छा बेटे अब यहाँ से हमारा बॉन्डिंग का कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, तो जरा सिर्फ देखते रहें और कोई बात अगर पूछनी हो तो एट द एंड पूछ लीजिएगा। Ionic bonding is all about the combination of metals and non-metals, right? Metals are electron donors, non-metals are acceptors. So technically when metal donates electron, it forms a positive ion, उसको हम कहते हैं कैटाइन। इसी तरह जो नेगेटिव आयन है उसकी फॉर्मेशन होती है नॉन मेटालिक पार्ट से, when it accepts that electron, और वो बनाता है नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का अट्रैक्शन है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट यू नीड टू नॉमिनेट द टू पार्टिकल्स इन व्हिच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस is called ionic bond. The same definition अब देखें, मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल कैटाइंस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पर भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। Another definition for metallic bond is the electrostatic force of attraction between the positive cations and electrons. ठीक है, वहां पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कैटायंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो अलग अलग पार्टिकल्स का नाम लेना जरूरी है व्हेन यू आर कॉलिंग देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बिकॉज़ वहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है ना, वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के बिटवीन हो सकती है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का बताना जरूरी है। स्ट्रक्चर आपने जो बनाना होता है ना आयोनिक सब्सटेंस के लिए, वो आपसे बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशंस पे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, ये तीन पॉसिबल डेफिनेशंस हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए हमने जो केस स्टडी किया हुआ है वो ये कि सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्टेट। अब आप देख लें दोनों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने। अच्छा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर वो पेपर में आपको ये कहता है कि ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल्स, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल्स, तो आप जो वैलेंस शेल ड्रॉ करोगे उसमें ये बात मेक श्योर कर लेना सिर्फ एक शेल दोनों साइड्स पे ड्रॉ करना है। क्लोरीन के लिए जो वैलेंस शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का होगा। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल होगा, वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। ठीक है, नहीं बनाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने सोडियम में लेफ्ट साइड पे कितने शेल्स बनाए, 2, सॉरी 3 है। राइट पे कितने हो गए,
2. सो बेसिकली मैं जो काउंट कर रहा हूँ कि व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन द शेल गोज आउट, खत्म हो गया. लेकिन जब आपको एज अ वैलेंस शेल उसी को इंडिकेट करना होगा तो आप वो वैलेंस शेल कंप्लीटली वैकेंट ड्रॉ करोगे वहां पे. ठीक है, मैंने क्यों लीव कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना था कि उसका साइज श्रिंक हो गया है. पहले 3 शेल से अब कितने हो गए, 2. लेकिन अगर आपने सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करना हो बेटे तो वैलेंस शेल ड्रॉ करेंगे और कंप्लीटली एम्प्टी होगा. ये चीज ध्यान में रखना. अगर आपने ये गलती की कि सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके छोड़ दिए तो इसका मतलब क्या है, उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये नहीं करना. उसके वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, 0. अगर आपने सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करना है, मैं जो इंडिकेट कर रहा था इस डायग्राम में वो ये कि शेल में चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने शेल की चेंजेस के साथ इस डायग्राम को बनाया. इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, पॉजिटिव कैटाइन के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे अगर आपने सिर्फ वैलेंस शेल बनाना है. ठीक है. अच्छा, पेपर में जो डायग्राम आती है इट इंक्लूड बोथ, दोनों हो सकते हैं. आपको हो सकता है कंप्लीट स्ट्रक्चर भी कह दे, आयनिक स्ट्रक्चर भी कह दे, या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, या फिर वो ये कह सकता है कि आपने सिर्फ वैलेंस शेल को ड्रॉ करना है. ठीक है, तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखो. ब्रैकेट, सर्कल, एम्प्टी सर्कल. सोडियम के लिए तो एम्प्टी होगा ना. अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है वैलेंस शेल इज द अल्टीमेट शेल, व्हाटएवर इफ इट इज स्टेबल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी बता दो. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का क्यूबिकल फॉर्म, ये क्यूबिकल फॉर्म कहलाता है लैटिस. अब टेक्निकली इसका पूरा नाम क्या है. अच्छा, अब जितने भी सब्सटेंस है ना जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनका ये पूरा नाम होता है. यानी 3 फ्रेगमेंट्स हैं स्लीम के, जाइंट, आयोनिक, लैटिस. लैटिस इज बेसिकली 3 डायमेंशनल यूनिट जिसके अंदर पार्टिकल्स कनेक्टेड होंगे. जाइंट उसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. ठीक है, आप लिमिट नहीं कर सकते. आयोनिक क्यों कह रहे हैं, वो टाइप ऑफ सब्सटेंस बता रहा है कि वो कोवेलेंट है, आयोनिक है, मेटालिक है. तो ये 3 नाम आपको मिलेंगे. सबसे पहला नाम आपने कर लिया जाइंट, आयोनिक, लैटिस. फिर आपको मिलेगा जाइंट कोवेलेंट लैटिस, फिर आपको मिलेगा जाइंट मेटालिक लैटिस. ये 3 नाम याद रखिएगा. ये तीनों जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें सिंपल कोई भी नहीं. अच्छा, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रॉपर्टीज मैंने जब आपको पहले भी पढ़ाई थी तो आपसे यही कहा था कि प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद रीजंस होती हैं. किसी भी प्रॉपर्टी के पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक होगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ वाटर सॉल्युबल, अच्छा उससे पहले भी सॉरी, आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. रीजन बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन द लैटिस. आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल का मतलब ये होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अटैक ऑन द लैटिस एंड ब्रेक इट डाउन, हो सकता है. अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों ने सॉल्ट्स भी तो पढ़ा है ना अभी. फ्यू सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल, स्टिल देयर आयोनिक कंपाउंड रिमेन्स इनसॉल्युबल. अब इसमें क्या साइंस है, आयोनिक कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स, बट आपने कुछ सॉल्ट्स पढ़े, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल लेड टू सल्फेट है, लेड टू सल्फेट रिमेन्स इनसॉल्युबल. इसका क्या रीजन है, आयोनिक कंपाउंड तो वाटर सॉल्युबल होते हैं. हाँ, उसको अट्रैक्ट तो करेंगे. देखिए आपके लैटिस एक्वस नहीं होगा, सॉलिड होगा. क्यों भाई, हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखी है ना आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ वाटर सॉल्युबल, दैट इज नॉट इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल आयोनिक कंपाउंड्स. क्या रीजन है, लैटिस डिपेंडेंट है. तो अगर तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. अगर वीक फोर्सेस होंगी तो ब्रेक डाउन. तो टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो स्टिल वी काउंटेड द मोस्ट प्रोमिनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन उसमें भी जो कैटेगरी है, अगर वो कंपाउंड सॉल्युबल है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. लेकिन जो इनसॉल्युबल है उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैक के बाद भी वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा. क्लियर है. तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ग्रेड 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास एक ही थी कि ऑल कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, बट स्टिल वी नो कि कुछ सॉल्ट्स हैं व्हिच आर आयोनिक, रिमेन इनसॉल्युबल. बेटा थर्ड में लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
क्यों? ओके फाइन, फ्री मूविंग आयंस या फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स? देखो राइट पे क्या लिखा हुआ है, दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस। अब आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? आयंस होंगे। अच्छा ये हर दफा बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर दफा बच्चे भूल जाते हैं। बेटा ionic compounds do not conduct electricity in solid state. Why? अच्छा अगर कोई स्टूडेंट, बच्चों अगर कोई बच्चा इसमें वन वर्ड लिखता है, यानी 3 लाइंस हैं बट वन वर्ड लिखता है, वो कहता है एब्सेंस ऑफ फ्री मूविंग आयंस, उसको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ऐसा ही है ना? अगर 1 मार्क के लिए 1 स्टेटमेंट है, काफी है ना? अगर कोई बच्चा लिखता है एब्सेंस ऑफ आयंस, एब्सेंस ऑफ आयंस है लेकिन फ्री नहीं है, तो ये स्टेटमेंट वेरी करेगा और फिर उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इस चीज को ही नेगेट कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आयंस ही नहीं एग्जिस्ट करते। तो यहाँ पर कहाँ पर पूरे कीवर्ड्स इसमें, कहाँ पे नहीं, वो जरा देख लेना भाई, गलत नहीं लिखना। Ionic compounds are solid at room temperature for the same reason. Strong forces holds a particle together to be in a solid state. अच्छा ये भी मैंने आप लोगों को किसी वक्त में पढ़ाया था। Sodium chloride and magnesium oxide both are ionic compounds. Magnesium oxide has higher melting point than sodium chloride. Why? Greater the charge, more will be the attraction and it will be difficult to break it down. ऐसे ही है ना? Higher the melting point. यहाँ लिखा हुआ है राइट पर। Strong electrostatic force due to greater charge requires more energy. ये जो 3 पॉइंट्स राइट पे लिखे हुए हैं, ये 3 मार्क वैल्यूज हैं जहां आपको मिलेंगे मार्क्स। तो आप कोई भी स्टेटमेंट बना लें जिसमें ये तीनों इस तरह से आते हो, वो कोई बात पहले हो सकती है, कोई बात में। अच्छा आंसर राइट अप में ना एक चीज का ख्याल रखना, कॉज एंड इफेक्ट। एक बच्चा लिखता है because of greater charge value there exists a strong electrostatic force of attraction between the positive and negative ions which requires more energy to break down the lattice. ठीक है, it supports the statement कि magnesium oxide has higher boiling point, melting point. एक बच्चा लिखता है due to high melting and boiling point there exists a strong electrostatic force of attraction and a positive 2 and a negative 2 charge. उसने ये तीनों बातें लिखी हैं जो आपके आंसर में यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कॉज एंड इफेक्ट खराब है। वो ये कह रहा है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज ध्यान में रखना कि आप कॉज एंड इफेक्ट क्या बता रहे हो। कॉज क्या है? चार्ज, ग्रेटर चार्ज वैल्यू, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और इफेक्ट क्या है? हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लिखने से पहले जरा सोच लेना कि कीवर्ड्स तो पता है आपको, लेकिन आंसर सही कंपोज करना भाई। कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत सिंपल है, बिटवीन नॉन मेटल्स। क्या हो हमारे बीच? बच्चों क्लियर है? आगे चले मारिया। बेटे कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स फॉर्म बाय ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सुबह एक बच्ची बता रही थी तो मुझे याद आ गया। किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करवाता है, इट बेसिकली डिपेंड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट नीड्स टू फॉर्म द ऑक्टेट। ये मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपको ये बात पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस, तो कितने और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके वैलेंस में? 3।
तो अपने एग्जिस्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स में से वो अपने ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को आगे एंगेज करेगा टू मेक इट 8। ठीक है, सही बात है। अगर क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, उसको और 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स वो अपना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आगे एंगेज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करेगा, एंगेज करेगा? अभी उसके पास ऐसे ही है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्लोरीन का, इसमें जो शेडेड एरिया में आ रहे हैं, यानी जो शेड एरिया में आ रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट और लेफ्ट दोनों पे काउंट हो रहे हैं। शेड इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे काउंट होते हैं, शेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे काउंट होते हैं। अब टेक्निकली राइट और लेफ्ट जो क्लोरीन एटम्स है, उनके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो सम एक्सटेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास हैं। ऑक्टेट फॉलो करें ऑक्सीजन के केस में यही हो रहा है, बट सिंगल ऑक्सीजन एटम इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड। तो अब आपके पास ऑल टुगेदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए? 2। और उसको लिखने का फॉर्मेट क्या है? डबल लाइंस। और अगर यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाए तो लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? तो टेक्निकली जब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, उससे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे कितने शेयरिंग पे। ठीक है, ये शायद मैंने बताया हो आपको, एक दफा देख लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नहीं लिखे हुए तो लिख लें। सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और these discrete units are held together with a weak attractive force called weak intermolecular forces. क्या रिकॉर्डेड लेक्चर? अच्छा, अब देखिए आपके पास जो प्रॉपर्टीज है ना, वो जरा इंपॉर्टेंट है। अगेन, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन लिखा हुआ है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, insoluble in water but soluble in organic solvents. Water molecules cannot attack on them, right? Liquids, volatile liquids and gases at room temperature. Weak forces. जिस तरह आयोनिक सब्सटेंस में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट का सेम रीजन है, इसी तरह कोवेलेंट के लिए भी जो उसकी रूम टेम्परेचर की स्टेट है और उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, उसका सेम रीजन। अच्छा, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है, आयंस ही नहीं होते। आप ये कहेंगे ना दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, उसका मतलब दे हैव आयंस बट दे आर नॉट फ्री, ये मतलब है। आप अगर ये कहेंगे दे डू नॉट हैव आयंस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बेटे समझ में आई बात? कर सकते हैं, डेफिनेटली वो है। सारी चीजें कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप ये देखो बच्चों, इससे पहले जो मॉलिक्यूल आपने ड्रॉ किए वो एलिमेंट्स के थे, अब जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं सारे कंपाउंड्स के। बेटा इथीन का मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, बेटा इथीन का मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखना। इसमें कार्बन के कॉम्बिनेशंस को मैंने डॉट से शो किया है और कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को मैंने एक्स से शो किया है। उसका रीजन ये है कि मेरे पास 2 सिमिलर एटम्स हैं टेकन ट्वाइस, यानी कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है। आप डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ करते हो तो इट्स नॉट एन ऑल्टरनेट डॉट एंड क्रॉस मॉडल, इट्स अ डॉट फॉर अ टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी अगर उसके जितने भी एटम्स होंगे उन सब में एक ही टाइप के एटम्स होने चाहिए, एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन 2 साइड्स पर आ रहा है, तो मैंने क्रॉस से उसको रखा। ठीक है,
देखो ना, कार्बन को बैलेंस फॉर्म में कितने रखने होते हैं? 8 रखने होते हैं। होते कितने? 4। तो अपने 4 को शेयर करवा लेंगे टोटल। उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लिए, दैट मींस 4 आउट ऑफ 4 शेयर। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8। हाँ, जितने चाहिए उतने शेयर करवाएगा ना। अब उसने 2 शेयर करवा लिए राइट साइड पे और बाकी 2 शेयर करवा लिए 2 हाइड्रोजन से। तो 2 जो राइट साइड पे शेयर करवाए 2 + 2 4, और जो लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन शेयर कराए वो भी 2 + 2 4। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो एक कार्बन 8 है, दूसरा कार्बन भी क्या है? स्ट्रक्चर है। हाँ, देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि अगर कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाए या नाम बता दें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाता है ना C2H4 है, तो C2H4 का मतलब है कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने? 4। कार्बन एट ए टाइम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऐसा नहीं, एट ए टाइम कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है ऑल टुगेदर? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। हाइड्रोजन कितने फॉर्म करता है? हाइड्रोजन 1 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा बिकॉज इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस। कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एट अ टाइम बिकॉज इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सही है ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बाकी उसकी कैपेसिटी के ऊपर है वो कितने करना चाह रहे हैं। कार्बन एट अ टाइम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन्स को इक्वली डिवाइड कर दूं, ऐसा होगा, है ना? अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन और कार्बन की शेयरिंग दिखाएंगे तो आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल यहाँ पर। अब कार्बन बिटवीन कार्बन आपके 2 बॉन्ड्स तो फॉर्म हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 2। अच्छा, राइट वाले कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स अभी रिमेनिंग है और राइट वाले और लेफ्ट वाले के भी कितने? 2। तो अगर मैं इनको आपस में ही कनेक्ट कर दूं तो दोनों के 2-2 की कैटेगरी पूरी हो जाएगी। अब आप ये देखो कि इसने टोटल कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए? 4। तो 4 बॉन्ड्स अगर फॉर्म कर रहे हैं, टेक्निकली 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो चुके होंगे। अब कैसे हुए होंगे वो भी देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कार्बन के 8। राइट वाले कार्बन पे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब आपने इसी को ड्रॉ कर देना है बस इस तरीके से। अच्छा, अब ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसी तरह ड्रॉ करना है। कैसे होगा? हमें ये बात पता है कि सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है, ऐसे ही है ना बेटे। ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा और कार्बन एट ए टाइम 4। तो अगर मैं इसके 2 राइट पर और 2 लेफ्ट पर एंगेज कर दूं तो कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 2 कैटेगरी पूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पूरे हो गए 8 और ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के पूरे नहीं हुए। कैसे? ऑक्सीजन के क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, 2 हैव बीन शेयर्ड और 1 2 3 4 5 6 और 7 8 जो कार्बन के 2 शेड हो गए इसके पास आ रहे हैं वो। राइट साइड के ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 शेयर हो गए, रिमेनिंग कितने होंगे? 5 6 एंड 7 8 जो कार्बन के शेयर होकर आ रहे हैं। ठीक है, बेटे आपके पास प्रोडक्ट टेबल है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं बेटे। एट ए टाइम एक ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है फिजा? कार्बन से फॉर्म कर दो। दूसरा ऑक्सीजन कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? पूरे हो गए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो। वन 2 3 4 5 6 7 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों साइड्स पे काउंट होते हैं ना।
तो कार्बन के जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं वो राइट वाले ऑक्सीजन और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन दोनों के लिए काउंट होंगे। बेटे ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 6 और उसके बाद में 7 8। उसके बाद राइट साइड पे आ जाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हो गए पूरे। अब बना लेंगे स्ट्रक्चर से ना। अच्छा, कोवेलेंट की दो कैटेगरीज हमारे पास थी, सिंपल कोवेलेंट और एक जाइंट। तो हमने किया ही नहीं। सिंपल वालों की प्रॉपर्टीज मैंने राइट साइड पे लिख दी है। जाइंट कैटेगरीज में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जाइंट स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इन देम, पार्टिकल्स आर कनेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं? दो कैटेगरीज आ रही हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। मैं इनको दो कैटेगरीज क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर काउंटेड एज एलिमेंट, दे आर नॉट कंपाउंड्स, दे आर एलिमेंट्स। सो जाइंट कोवेलेंट एलिमेंट की एग्जांपल अगर पूछेगा तो सिर्फ दो हैं, एलिमेंट की एग्जांपल दो हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। और जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड पूछेगा तो सिंगल एग्जांपल है। और अगर जाइंट कोवेलेंट सब्सटेंस कहेगा तो तीन एग्जांपल्स हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड सिलिका। बेटे सब्सटेंस का मतलब होता है इट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। अगर वो एलिमेंट कह देगा तो ग्रेफाइट या डायमंड, कंपाउंड कह देगा तो सिलिका, और अगर सब्सटेंस कहेगा तो दोनों काउंट होते हैं, क्योंकि सब्सटेंस में तो कुछ भी आ सकता है ना। वन कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ये डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई होंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनाया है वो आपके सामने राइट साइड पे नजर आ रहा है। टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन कहलाती है। कार्बन बैड कंडक्टर है बिकॉज ऑफ ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एंगेज्ड। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज ऑफ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर requires more energy to break down the lattice. बेटा diamond does not conduct electricity, क्यों भाई? It contains 4 electrons, engage हो गए सारे, no free electrons। ठीक है, no free electrons। अच्छा, diamond is used for grinding and drilling purpose just because of its abrasive and strong nature। ठीक है, इसी तरह से giant covalent, इसमें अब दो प्रॉपर्टीज हैं, दो टाइप की बॉन्डिंग। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इन द लेयर्स। बिटवीन द लेयर देयर एग्जिस्ट अ फोर्स कॉल्ड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टेक्निकली आप वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर सकते हो, स्ट्रक्चर के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ग्रेफाइट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करेंगे तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ग्रेफाइट का। क्या रीजन है? Because few covalent bonds have been replaced with the weak intermolecular force between the layers. So उनको break down करने के लिए इतनी amount of energy की requirement नहीं है। क्या हुआ? Elements कार्बन है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में तुमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्लेस कर दिया है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। स्ट्रक्चर लेकिन बेटा इधर गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन एटम है, इसके कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? अच्छा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने देखा नहीं, 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। तो बेटे उसके बाद से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो टेक्निकली विद इन द लेयर जितने भी कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन फ्री विद देम। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में काम आ जाएगा। डायमंड में ऐसा नहीं था, एटम्स वर कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, यहाँ पर 3 है, फर्क है ना क्वांटिटी में। हाँ भाई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट लेस देन डायमंड बिकॉज फ्यू ऑफ द बॉन्ड्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि वीक होती हैं डेफिनेटली। ग्रेफाइट इज व्हाई? ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स डजंट हैव टू बी रिलेटेड विद द सॉफ्टनेस। ये कीवर्ड हो ही नहीं सकता ना इसमें, इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो फिर मेटल में ही फ्री होता है तो भी सॉफ्ट हो नहीं जाएंगे। बेटा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब आप एक अबव लेयर और बिलो लेयर को पुश करके फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो स्लिप हो जाती है, क्योंकि वो फोर्सेस क्या है? वीक है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट
and can conduct why? ठीक है. Giant covalent. Giant covalent का स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा नहीं है, सिलिका का वैसे ही है ना, लग रहा है वैसे ही. अब मैंने उसकी डिटेल जो है वो लेफ्ट साइड पे, इतना कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया पूरा नहीं, मैं पूरा नहीं बनाया. अगर आप इसे नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई करती चली जाओ. बेटा सिलिका और डायमंड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, एंड फॉर द सेम रीजन दे हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्योंकि आप सिलिकॉन को कनेक्ट करते हो 4 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम से एंगेजिंग और 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन को आप कनेक्ट करते हो उसके 2 कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ऑक्सीजन एटम 2 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, तो उसकी कैपेसिटी भी फुल है. तो इसका मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ वही स्ट्रक्चर पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो डायमंड में हो रहा था. ठीक है. प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा. एडिशनली मैंने एक चीज कोट की हुई, यूज टू मेक सिरेमिक्स. सिरेमिक्स मटेरियल जितने होते हैं वो हाई हीट बेयरिंग मटेरियल्स होते हैं, बहुत टेम्परेचर को आराम से बेयर कर लेते हैं. और सिरेमिक इंडस्ट्री एक वाइड इंडस्ट्री जिसमें कभी आग नहीं लगती, आग नहीं लगती. सिरेमिक इंडस्ट्री में आग नहीं लगती क्योंकि जो सब्सटेंस वहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली फ्लेमेबल है ही नहीं, फ्लेम रिटार्डेंट है. क्या सेरेमिक प्लेट्स पे ब्रशेस लगे हुए, नहीं करो ना यार, इसे नहीं करो. केमिस्ट्री के ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो बेटा. मेटालिक बॉन्ड याद है, सिंपल है यार. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे होते हैं क्लाउड की फॉर्म में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की फॉर्म में रिवॉल्व करे होते हैं अराउंड पॉजिटिव मेटल कैटाइंस. अब देखें प्रॉपर्टीज क्या है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो होगा ही ना. प्योर मेटल्स आर सॉफ्ट एंड मैलिएबल. मैलिएबल डक्टाइल पढ़ा था ना, याद है. अच्छा, मैलिएबल का मतलब होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसमें डिफॉर्मिटी हो सकती है. अच्छा, डिफॉर्मिटी कैसे होती है? पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, नीचे पॉइंट लिखा हुआ है डिफॉर्मिटी के लिए, मैलिएबिलिटी के लिए. अच्छा, मैं ही कहता हूँ द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दिस इज बेसिकली द सॉफ्टनेस और मैलिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. यू कैन डिफॉर्म द स्ट्रक्चर, चेंज इट टू एनी अदर थिंग. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ द लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, व्हाट कैन बी अ रीजन फॉर इट? पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, तो मैं उसको रेफरेंस बना रहा हूँ ड्यू टू सेम साइज ऑफ पार्टिकल. So anyhow, if we can maintain a different size of particle within the structure, the layers will not be allowed to move over each other. और यही होता है जब आप इससे alloy बना देते हैं. alloy क्या होती है? When two different metals are combined. आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर सारे मेटल्स कैटाइन के साइजेस सेम है, तो एक स्लाइड कर सकती है अबव सेकंड वन और फिर दूसरी तीसरी के ऊपर स्लाइड कर सकती है. सारी लेयर्स हैं, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा जाइंट पार्टिकल आ जाए जो दोनों लेयर्स को कनेक्ट कर रहा हो, तो डेफिनेट सी बात है जब आप अबव लेयर को पुश करने की कोशिश करोगे वो रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो नीचे वाली लेयर पे भी उतना ही कनेक्टेड है, तो वो बन जाती है अलॉय. कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन बनता है ब्रास. उसकी डिफॉर्मिटी वीक है, उसको आप ब्रेक कर सकते हो, डिफॉर्म नहीं कर सकते. कॉपर बहुत सॉफ्ट होता है, खराब हो जाता है जल्दी. ठीक है. गोल्ड प्योर फॉर्म में कभी किसी ऑर्नामेंट ज्वेलरी में यूज नहीं हो सकता फॉर द सेम रीजन कि बहुत सॉफ्ट है. सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट सारे मेटल हैं,
आपकी आपकी गाड़ी में जो सस्पेंशन है इट इज मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनी, और आयरन हम जानते हैं कि इतना स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग है तो ब्रिटल होना चाहिए ना, फ्लेक्सिबल है। सस्पेंशन फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो मसला हो जाएगा भाई। एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है? बेटे आयोनिक बॉन्डिंग, बेटा कोई भी क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, जहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज से बोर्ड पे देखें और जो करेक्ट आंसर अगर आपको पता है जब पूछूंगा तो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन को सही से रीड करना पहले। बेटे आंसर क्या है? अगर इतने वक्त के बाद, 2 दफा स्टडी करने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद आंसर सिर्फ लग रहा है, बेटा ये बात लिखी हुई है कि इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब ये 3 नेगेटिव भी बना रहा होगा, 3 पॉजिटिव वाले आंसर्स नीचे हैं। अच्छा जी, ये बताएं क्वेश्चन नंबर 2। आयोनिक कंपाउंड प्लस एक और बात, ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। 1 कंटेन्स पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, जो भी कंपाउंड होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे। आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये तुम्हारा वो इन्फर वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या इन्फर कर सकते हैं क्या? बेटी फर्स्ट कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बट कहां पर? इससे पहले तो नहीं है, तो आयोनिक होगा। और 77 पे बॉयल हो रहा है, मेल्ट भी नहीं, बॉयल हो रहा है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के फिर जवाब दीजिएगा भाई। बेटा ये आंसर क्या रीजन है? अब दोबारा करो बेटा, खुद रीड करें बस। अच्छा, बाय द वे वोलेटिलिटी इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इवेपोरेट इन नॉर्मल कंडीशंस।
हाँ, ग्रुप 7 मेंबर्स। बेटा आंसर क्या है? अच्छा देखें, सीजियम क्लोराइड है जो फॉर्मूला, सीजियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इसका मतलब उसका चार्ज कितना होगा? अगर वो हैलाइड फॉर्म कर रहा है Cl तो 1 नेगेटिव, क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आंसर सी और डी हो सकते हैं। वो कहता है अ रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ 2 दैट ऑफ रुबिडियम ब्रोमाइड एंड बॉन्ड्स दैट आर 3। यानी अब जो दो चीजें इनके रिलेटिव फॉर्मूला मास को कनेक्ट करती हैं वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट होगा, बिकॉज एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। तो सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड जो भी होगा कंपाउंड्स का रिलेटिव एमआर डिफरेंट होगा। इसका मतलब आंसर क्या है? अच्छा ये देखें, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। एक्स को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 1 नेगेटिव। वाई को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? ठीक है। अब आपके पास एक्स का चार्ज कितना आ गया और वाई का चार्ज क्या आ गया? क्या बनेगा फॉर्मूला? X2Y, है ना? अच्छा ये मैंने आयोनिक फॉर्मूला बना के आइडेंटिफाई किया है। कोवेलेंट में भी यही बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि अगर Y को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और एक X एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, तो कितने X होने चाहिए? 2, ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के Y का ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, राइट? यही वाला काम तो हो रहा है। कोवेलेंट है क्योंकि दोनों क्या है? नॉन मेटल्स है। ये बताएं। आंसर क्या है? ये बताएं। 13।
आयोनिक W और X बना रहे हैं? ये बताएं। अच्छा ये बताओ, ये जो पोटेशियम क्लोराइड इसने लिखा है, ये आयोनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट है? अब आपके सस्पेक्टेड आंसर पता है कौन कौन से? सी और डी हो सकता है, क्योंकि बाकी सब में तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब आप डी पे पहले जाओ, लेकिन डी पे जब जाओगे तो मोल्टन स्टेट में क्या लिखा हुआ है? हालांकि मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस होंगे। यही है। अब ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब कैलकुलेट करना है आप लोग। बेटा इसमें आपने कोई काम नहीं करना था। मैंने आपको एटॉमिक नंबर इसलिए बता दिए थे ताकि आप लोग कोई वर्किंग करें, लेकिन इसमें वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा 20 में से अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कितने हो जाएंगे? 18। और सल्फर में अगर 2 एक्सेप्ट होंगे तो कितना हो जाएगा? 18 की कॉन्फ़िगरेशन 2 8। तो आंसर क्या है? ये बताएं। अच्छा बाय द वे मीथेन इज CH4, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4 एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1। टेक्निकली वो 1 नहीं होता, बट इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको कहते हैं 1 में होगा। अच्छा देखो ए और बी में से तो आंसर नहीं है, बिकॉज आपको फॉर्मूला अगर याद है तो 4 हाइड्रोजन के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेटा सी क्यों नहीं है? अगर मैं लिखता है ना CCl4, तो CCl4 में जो 4 यूनिट्स है वो Cl के हैं, तो Cl engages 1 इलेक्ट्रॉन टू कीप द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सेपरेटली, तो वो आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब C जो स्ट्रक्चर है वो CH4 का नहीं है, वो CCl4 का है व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड विद ग्रुप 7 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स अलग से आपने शो करने होंगे। आंसर क्या है? क्या आंसर है? सी। क्यों? शेयर करते हैं दो चाहिए, दो शेयर। बेटा गेम भी तो कर सकता है।
बेटा वो गेन तो कर रहा है लेकिन वो नेगेटिव आयन बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, उसको बनाना क्या चाहिए? नेगेटिव। और अगर वो लूज करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव। अब देखो मसला क्या है, ए पॉसिबल हो सकता था लेकिन वो पॉजिटिव आयन बना रहा है, वहां पर होना चाहिए नेगेटिव, तो ए पॉसिबल नहीं है। अब आप जाते हैं लूजिंग पे नहीं जाते हैं, अब आप गेनिंग के बाद शेयरिंग पे जाते हैं। दो ही ऑप्शंस हैं, सो सी कैन नॉट बी, बी एंड डी कैन नॉट बी योर आंसर। सी चेक करें, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यही होगा। हाँ भाई, कितने लोगों को बात पता है? देख लेना ये वाली स्टेटमेंट कौन सी, कितने बच्चों को पता है? क्लियर है? ऐसे ही है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। अच्छा एक बात बताएं, आप बात कर लें, मैं बाकी तो पूछूं। एक बात बताएं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर ए नहीं हो सकता क्या? डी बल्कि ए करेक्ट है? ए करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है बट रेलेवेंट नहीं है, ऐसा है? ऐसे ही है ना बेटा? आंसर तो मुझे पता है, डीएस में बता दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ ए आंसर इसीलिए नहीं है कि वो करेक्ट नहीं है, या इसीलिए नहीं है कि वो रेलेवेंट नहीं है? रेलेवेंट नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट करेक्ट है, रेलेवेंसी नहीं, इसलिए मैं ड्रॉप करूँ। बेटा 11 बेटे तुक्का नहीं लगाना, आप खुद पढ़ कर नहीं है, मैंने भी पढ़ा, उसके बाद आप तुक्का लगा रही। बेटे मेरी बात सुन लें, आप भी सुन लें, आप अगर फारिग हो तो मेरी बात सुन लें। दे आर डिफरेंट सॉलिड फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अभी पढ़ाते वक्त मैंने कोट कर दिया था, याद है? सेम एलिमेंट की फॉर्म है, वो एलिमेंट कौन है? डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहा है। ईच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। ग्रेफाइट में 2 होती है, डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स 3 में कहता है they have atoms that form 4 equally strong bonds। 4 equally strong नहीं है। ग्रेफाइट के केस में 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक उसकी सस्पेंडेड फोर्सेस होती हैं जो वीक है, एक उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बिटवीन द लेयर जो फॉर्म होती है, याद है? एक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन कितने कार्बन से लिंकअप होता है?
जी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर रहने दें। आंसर इज ए। हाँ भाई हो जाएगा कंप्लीट। बेटा 9 में n में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए if it belongs to group 5? उसके अपने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। और कितनी शेयरिंग करवाएगा? कर लेंगे कंप्लीट। हो गया कंप्लीट हो गया बस हो गया। सेल बनाऊं? अब कंप्लीट है। सॉल्व करें। बेटा आवाज बंद रखो, सॉल्व करो। बेटे आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? क्लास पहले तो अपने पास सारे आंसर्स लिख लें। मैंने भी पूछा ही नहीं है। आप ए आएगा बी आएगा डिस्कशन में लगे हुए। आप लोग अपने आंसर लिख लें अपने पास।